हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी का आज का पार्ट। अगली सुबह रामू काका नाश्ता लगाइए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, सचिन ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अपनी घरेलू नौकर से कहा। सुनीता जी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर सचिन का इंतजार कर रही थी। सचिन को हड़बड़ी में देखकर सुनीता जी ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस में कुछ खास काम है क्या? हाँ मोम, कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ मेरी मीटिंग है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के साथ? ओके, पुलिस कमिश्नर को यह भी बता देना कि कल रात हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था। हाँ मोम, मैं उसी काम के लिए कमिश्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ, सचिन ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा। तुमने देखा था उस नकाबपोश को? नहीं, उसे सामने से देखा तो नहीं, पर मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग निकला। ओह, राधिका दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? सचिन ने आसपास देखते हुए पूछा। राधिका सो रही है, वह रात में काफ़ी डर गई थी। वो नकाबपोश राधिका के कमरे में गया था। क्या राधिका ठीक तो है? सचिन के हाथ नाश्ते की टेबल पर रुक गए। हाँ, उस नकाबपोश ने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बात बताई जो केवल मुझे और अनु को ही पता थी। ओह, लेकिन यह बात उस नकाबपोश को कैसे पता चली? सचिन ने कुछ सोचते हुए पूछा। पता नहीं बेटे, लेकिन ये मामला मुझे काफ़ी सीरियस लगता है। तुम कमिश्नर से कहना कि हमारे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। वो तो कहूँगा ही। और हाँ, सिक्योरिटी से याद आया, कल रात हमारे बंगले में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी वो नकाबपोश अंदर कैसे आ गया? सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके आया था मोम, लेकिन उस नकाबपोश को मेरे बारे में कैसे पता चला? दोनों के बीच कुछ क्षण की खामोशी रही। फिर सुनीता जी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पहले तुम कमिश्नर से बात करके सिक्योरिटी टाइट करवाओ, हम बाद में इस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है मोम, कहते हुए सचिन हाथ पोंछ कर उठ खड़ा हुआ। अरे नाश्ता तो ख़त्म कर लो। नहीं मोम, अब भूख नहीं है, कह सचिन डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। उफ, ये लड़का भी ना हमेशा जल्दी में रहता है। सुनीता जी ने अपना नाश्ता वहीं छोड़ दिया और राधिका को जगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। पुलिस कमिश्नर देशपांडे अपने कैबिन में कोई फाइल देखने में बिजी थे, लेकिन सचिन को देखते ही सामने रखी फाइल बंद कर दी और कहा, आइए मिस्टर सचिन, आइए बैठिए। थैंक्स सर, कहते हुए सचिन कुर्सी खींच कर बैठ गया। कमिश्नर ने एक फ़ाइल अपने ड्राइवर से निकाली और सचिन की ओर उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं आज आपसे मिलने वाला था, फिर मुझे सूचना मिली कि आप खुद आ रहे हैं, तो मैंने यही आपका इंतज़ार करना बेहतर समझा। क्या कोई ख़ास बात थी? सचिन ने कमिश्नर को दी हुई फाइल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, अनु मैम के कार एक्सीडेंट वाले केस की जो जांच चल रही है, उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। क्या? सवालिया नज़रों से कमिश्नर की ओर देखते हुए सचिन ने पूछा। अनु मैम की जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ब्रेक पहले से ही फेल किया जा चुका था। वह एक्सीडेंट कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था, ना कि अनु मैम के होशो हवास खोने की वजह से। क्या यह मर्डर था? बोलते हुए सचिन का चेहरा गुस्से और आश्चर्य से सख्त हो गया। उसने खुली हुई फाइल के पन्नों पर नज़र डाली, जिस पर अनु के एक्सीडेंट से संबंधित इंक्वायरी की रिपोर्ट लिखी गई थी। ओ मेरी अनु, किस कमीने ने उसे मार डाला? अपना एक हाथ सर पर रखते हुए सचिन ने गुस्से और उदासी से भरे हुए स्वर में कहा, अनु की कोई हत्या करेगा, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। धैर्य रखिए मिस्टर सचिन, वह हत्यारा जो भी है, वह पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा, पुलिस कमिश्नर ने सख्त स्वर में कहा।
फिर जैसे कुछ याद आया हो उन्होंने पूछा, वैसे आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? कोई विशेष वजह? कमिश्नर साहब, कल हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था। पहले उसने सिक्योरिटी को बेहोश किया और फिर घर के अंदर आ गया। क्या? हाँ कमिश्नर साहब, पहले अनु की हत्या और अब हमारे घर में एक नकाबपोश का अंदर आ जाना, यह कोई साधारण बात नहीं है। घर का कोई सामान चोरी हुआ? उस नकाबपोश का उद्देश्य क्या था घर के अंदर आने का? कमिश्नर देश पांडे ने सवालिया नज़र से सचिन को देखते हुए पूछा। सिर्फ घर के सदस्यों को डराना और कुछ नहीं, सचिन ने चिंतित स्वर में जवाब दिया। आप परेशान मत होइए मिस्टर सचिन, मैं आज ही आपके घर की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। कमिश्नर देश पांडे ने सचिन के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए आश्वासन दिया। जी, और हाँ, इन दोनों केस की जांच के लिए मैं एक स्पेशल टीम का गठन कर देता हूँ। आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश करने वाला वह जो भी शख्स है वह पुलिस के हाथों से बच नहीं पाएगा। थैंक यू कमिश्नर साहब, सचिन ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए कहा। कमिश्नर से मिलने के बाद सचिन का मन ऑफिस जाने को नहीं हुआ। उसने अपने सीईओ को कॉल कर अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कहा और कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और वापस घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। उसके दिमाग में बार बार यह प्रश्न घूम रहा था कि एक्सीडेंट के कुछ सेकंड पहले आखिर हुआ क्या था। वह जल्द से जल्द राधिका से बात करना चाहता था। इधर आज राधिका देर से सोकर उठी थी। स्नान करने के बाद उसने भगवान की आरती की और जैसे ही पलटी सचिन को उसने सामने खड़ा पाया। इस वक्त सचिन के वहाँ होने से उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। सचिन ने राधिका को देखते ही कहा, मैं अभी पुलिस कमिश्नर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि अनु की कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर उसकी कार का ब्रेक फेल किया गया था। क्या? राधिका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ राधिका, तुम ठीक से याद करके बताओ, एक्सीडेंट होने से पहले क्या अनु ने सच में अपने होशो हवास खो दिए थे या तुमने कुछ और भी नोटिस किया था? राधिका सचिन की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, शायद उनके सर में थोड़ा चक्कर आया था, लेकिन उन्होंने अपने होश नहीं खोए थे। वे बार बार कार के ब्रेक को दबा रही थी। राधिका की बात सुनकर गुस्से और दुख से सचिन की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अनु की हत्या ही की गई है। राधिका कुछ देर चुपचाप सचिन के सामने खड़ी रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, कल मेरे कमरे में एक नकाबपोश घुस आया था। वह पहले मेरे कमरे में आया और उसने बताया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह आपका नहीं है। आपकी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, यानी आप पिता नहीं बन सकते। राधिका ने डरते डरते अपनी बात पूरी की। यह बात सही है राधिका कि मेरी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, लेकिन मैं फिर भी पिता बन सकता हूँ। सचिन ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। यह कैसे संभव है? हिम्मत जुटाकर सचिन की ओर देखते हुए राधिका ने पूछा। राधिका, यह मेरा ही बच्चा है और तुम्हारे साथ कोई मेडिकल छेड़छाड़ भी नहीं की गई है। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गहरे आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि आपकी बॉडी स्पर्म नहीं बनाती, फिर भी आप पिता बन सकते हैं? यह संभव है राधिका। अगर यह वाकई संभव है, फिर तो यह एक करिश्मा ही है। हाँ, और यह करिश्मा अनु की वजह से संभव हुआ है। लेकिन कैसे? इस करिश्मे की पूरी कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं MBA की पढ़ाई करने USA गया था। कॉलेज में मेरी मुलाकात अनु से हुई।
जो मेरी बेचमेट थी। हमारी पहली मुलाकात किसी हादसे से कम नहीं थी। मैंने क्लासेज 1 महीने की देरी से ज्वाइन किया था। वो कॉलेज में पहला दिन था और बोलते हुए सचिन उन दिनों की याद में खो सा गया। हे न्यू बॉय, सचिन ने पलट कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की उसे पुकार रही थी, जो शक्ल से हिंदुस्तानी लग रही थी। उसके साथ 4-5 लड़कियां और थीं जो लोकल अमेरिकन्स थीं। हे न्यू बॉय, आर यू ए डीफ? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम टू अस, हमारे पास आओ, उस हिंदुस्तानी लड़की ने कहा। सचिन उनके पास पहुंचा। लड़कियां उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई बलि का बकरा हो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सचिन ने पूछा। वी आर योर सीनियर, यू मस्ट रिस्पेक्ट अस। हम तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए, एक गोरी लड़की ने इठलाते हुए सचिन से कहा। ओके मैम, माई सेल्फ अनु फ्रॉम इंडिया। आर यू एदर इंडियन और पाकी? मैं अनु हूँ, तुम भारत से हो या पाकिस्तान से? अनु ने शरारती अंदाज में सचिन से पूछा। आई एम फ्रॉम इंडिया मैम। मैं भारतीय हूँ मैम। याद रखना, हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें हमारी हमेशा रिस्पेक्ट करनी। ओके मैम, ऐसा कहकर अनु और उसकी सहेलियां हंसते हुए वहां से चली गई। सचिन ने जब क्लास में इंटर किया तो उसने अनु और उसकी सहेलियों को वहां देखा। अनु की बगल वाली सीट खाली थी। सचिन उस सीट पर जाकर बैठ गया और बोला, मैम, आप यहाँ हमारी क्लास में? सचिन की बात सुनकर अनु जोर जोर से हंसने लगी। अरे यार, कोई सीनियर वीनियर नहीं, मैं भी तुम्हारी क्लासमेट हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और सचिन अपने कॉलेज के दिनों से वापस आते हुए बोला। फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पूरे क्लास में केवल हम दोनों ही भारतीय थे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रपोज किसने किया था? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हम दोनों एक दूसरे की दिल की बात समझ लेते थे। हम दोनों ने सीधे शादी करने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन डैडी ने बताया कि अनु के डैडी ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि डैडी ने मेरे मेडिकल कंडीशन के बारे में अनु के डैडी को बताया था और अनु के परिवार वाले उसकी शादीशुदा जिंदगी के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। फिर आप दोनों की शादी कैसे हुई? अनु की फैमिली अपनी जगह सही थी, लेकिन अनु ने मेरी खातिर अपने डैडी से विद्रोह कर दिया और उसने अपने डैडी से कहा, डैडी, क्या शादी करने का उद्देश्य सिर्फ फैमिली बनाना ही होता है? मैं और सचिन एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या यह वजह काफ़ी नहीं है? मैं हर हाल में सचिन से शादी करूंगी। बेटे, यह प्यार व्यार का भूत कुछ दिनों में उतर जाएगा, फिर तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत दुख होगा। डैडी, एक बात बताइए, अगर यह कमी मुझ में होती और सचिन ने शादी करने से मना कर दिया होता तो आपको कैसा लगता? अनु, बच्चों जैसी बातें मत करो। यह बच्चों जैसी बातें नहीं हैं डैडी। सोचिए, आप मेरी शादी कहीं और करते हैं और उस लड़के में भी यह कमी हो तो फिर आप क्या करेंगे? यह तो पृथ्वी अंकल का बड़प्पन है कि उन्होंने शादी से पहले यह बात बता दी, नहीं तो। आखिरकार अनु की जिद के आगे उसके माता पिता को झुकना ही पड़ा। पिछली यादों से वापस आते हुए सचिन ने आगे कहा, फिर मेरी और अनु की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद हमारे परिवार के आध्यात्मिक गुरु चिन्मयानंद जी के कहने पर मैं और अनु सिद्ध और आयुर्वेद के ज्ञाता संत नामदेव जी का आशीर्वाद लेने
जोशीमठ गए। तेज ठंड और बर्फबारी के कारण उस दिन संत नामदेव जी के आश्रम में बस गिने चुने लोग ही थे। थोड़े इंतजार के बाद ही मुझे और अनु को नामदेव जी से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। अनु और मैं ने बड़ी श्रद्धा से संत नामदेव जी के चरणों का स्पर्श किया और उनके पैरों के समीप ही बैठ गए। और अनु ने बाबा से कहा, बाबा जी, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए। पुत्रवती भव, आयुष्मान भव। संत नामदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बाबा, आपने जो मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया वह फलित नहीं हो सकता। अपनी बात कहते हुए अनु उदास हो गई। अनु की बात सुनकर संत नामदेव ने चौंक कर सचिन की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। हमारे पास तुम्हारे पति की समस्या का इलाज है क्या महाराज? सचिन और अनु ने एक साथ पूछा। हिमालय के 3500 फीट पर एक खास जड़ी मिलती है, वह जड़ी दुर्लभ है। ऐसी कौन सी जड़ी है बाबा? सचिन ने पूछा। हिमालयन कैटरपिलर जब एक विशेष प्रकार की घास खाने के बाद मरता है तो यह जड़ी उसके मृत शरीर से उगती है। ओह, फिर तो इस जड़ी का मिलना बहुत मुश्किल है बाबा। बेटा, भोलेनाथ की कृपा हुई तो वह जड़ी मिल जाएगी और उस जड़ी का 2 से 5 वर्षों तक नियमित सेवन करने से तुम्हारी नपुंसकता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन इतने बड़े हिमालय पर हम उस जड़ी को कहाँ ढूंढेंगे? अनु ने पूछा। बेटे, ढूंढने से यह जड़ी नहीं मिलती। जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें ही यह जड़ी मिलती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा महाराज? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ रहकर भगवान शिव का अनुष्ठान करो। 40 दिनों तक जमीन पर सोना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना एवं अखंड रुद्राभिषेक करो। उनकी कृपा हुई तो 40वें दिन वो जड़ी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन महाराज, इतनी ठंड में इतना कठिन अनुष्ठान कैसे हो पाएगा? अनुष्ठान की कठिन विधि सुनकर सचिन के मन में थोड़ी शंका जागृत हुई। तभी अनु ने कहा, मैं करूँगी महाराज। अनु सचिन की बीमारी ठीक करने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे अनुष्ठान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, अन्यथा शिव का क्रोध झेलने की अक्षमता देवताओं में भी नहीं। संत नामदेव ने अनु को सावधान करते हुए कहा। अनुष्ठान में कोई कमी नहीं आएगी महाराज। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर अनु ने अपना अनुष्ठान शुरू किया और दूसरी तरफ संत नामदेव ने अपने कुछ शिष्यों को जड़ी की खोज में हिमालय पर भेज दिया। 40 दिन अनु ने बहुत कष्ट झेलकर भगवान शिव का अनुष्ठान पूरा किया। अंततः अनु की समस्या सफल हुई और संत नामदेव के 2 शिष्य जड़ी लेकर आने में सफल रहे। मैंने उस जड़ी का संत नामदेव के बताए नियम अनुसार सेवन किया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन विडंबना देखो, अनु खुद बीमार हो गई और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कहकर सचिन उदास और चुप हो गया। सारी बातें सुनकर राधिका ने सचिन से कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तभी एक जोरों की आवाज़ गूंजी और एक गोली बाहर से सनसनाती हुई कमरे के अंदर आई और तभी एक तेज आवाज़ हुई, अरे, अनु की तस्वीर नीचे कैसे गिर गई? आवाज़ की दिशा में देखते हुए सचिन ने कहा, मैं उठाती हूँ। कहते हुए राधिका अनु की तस्वीर उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि खिड़की के कांच को तोड़ती हुई सनसनाती एक गोली अंदर आई और राधिका के सर के ऊपर से निकल सामने की दीवार पर लगकर अटक गई। यह देखते ही सचिन ने घबरा कर चीखते हुए कहा, राधिका, इस कमरे से बाहर निकलो जल्दी। गोली की आवाज़ और सचिन की चीख सुनकर राधिका काफ़ी डर गई और उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। अनु की तस्वीर पकड़े वह कुछ सेकंड के लिए ऐसी ही खड़ी रही जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पाई हो कि अभी क्या हुआ और सचिन ने क्या कहा।
राधिका की ऐसी दशा देख सचिन ने तुरंत राधिका का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे लेकर बंगले के सेंट्रल हॉल में लेकर आया। यह कमरा चारों ओर से दूसरे कमरों से घिरा हुआ और सुरक्षित था। गोली की आवाज़ और सचिन की चीख सुनकर सुनीता जी भी भागती हुई वहां आ गई और आते ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ सचिन? मॉम, किसी ने खिड़की के बाहर से राधिका पर गोली चलाई है। ओ माय गॉड, राधिका तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। अगर ऐन वक्त पर अनु मैम की तस्वीर नहीं गिरती और मैं उसे उठाने के लिए नहीं झुकती तो गोली सीधा मेरे सर पर लगती। राधिका अभी भी घबराई हुई और डरी हुई थी और बोलते हुए बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। सुनीता जी ने राधिका को पकड़कर सोफे पर बिठाया और अपने हाथों से पानी का गिलास उसके मुंह में लगाते हुए बोली, डरो मत बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तुम्हारी कोख में सिंघानिया परिवार का वारिस पल रहा है और हम सब उसकी और तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। सुनीता जी की बातों से राधिका का थोड़ा सुकून मिला और वह खुद को समझाते हुए अपनी घबराहट और डर को कम करने की कोशिश करने लगी। मोम, अगर अनु की तस्वीर ऐन वक्त पर दीवार से नहीं गिरती तो आज इस निर्दोष राधिका के साथ जो होता उसकी कल्पना से ही मेरा मन कांप जा रहा है। सचिन ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ बेटा, अनु ने मरने के बाद भी अपने बच्चे की और हम सब की रक्षा की। सुनीता जी ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ मोम, मैं अभी कमिश्नर साहब को फ़ोन करता हूँ। हाँ, उनसे कहना कि वे इस मामले को सीरियसली लें। ओके मोम। पुलिस कमिश्नर देश पांडे ने अनु मर्डर केस की जांच करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी। इस टीम की इंचार्ज एसपी भावना शर्मा अपनी टीम के साथ सिंघानिया हाउस पहुंची और पूछताछ शुरू की। मिस्टर सचिन, आपको किसी पर शक है? आपका कोई नया पुराना कोई दुश्मन या कोई बिजनेस राइवल या आपका कोई रिश्तेदार जिससे आपकी ना बनती हो? नहीं मैम, ना तो मेरा कोई राइवल है और ना ही कोई मेरा दुश्मन। जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है तो मेरे पिताजी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और मेरे मामा जी खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बल्कि वे कई बार बिजनेस में मेरी हेल्प भी करते हैं और उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। ओ, फिर तो यह मामला वाकई पेचीदा है, कहते हुए एसपी भावना शर्मा ने अपने साथ आए इंस्पेक्टर नायक को सिंघानिया विला के आसपास की छानबीन के लिए भेजा। फिर उसने पूछताछ के लिए राधिका और सुनीता जी को भी बुलाया। दोनों ने अब तक हुई घटना की जानकारी दी, पर एसपी भावना शर्मा बार बार राधिका को शक की निगाहों से देख रही थी और अंततः उसने राधिका से उसका अतीत पूछ ही लिया। राधिका को एकदम से रुलाई आ गई और उसने रोते हुए अब तक की अपनी सारी कहानी सुना दी। राधिका की कहानी सुनकर भावना शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बता दो, एक बार मैं उस एरिया की भी छानबीन करूंगी। जी मैम, कहते हुए राधिका ने अपनी खोली का एड्रेस और भाऊ का फ़ोन नंबर भावना शर्मा को बता दिया। अभी पूछताछ चल ही रही थी कि सिंघानिया विला के आसपास छानबीन करने वाला इंस्पेक्टर नायक वापस आ गया और उन्होंने कहा, नायक क्या रिपोर्ट लाए हो? कुछ पता चला गोली किधर से आई थी? एसपी भावना ने उसे देखते ही पूछा। यस मैम, हमें जो सबूत मिले हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गोली सामने वाली अधबनी बिल्डिंग से चलाई गई थी। ओके, शो मी दी एविडेंस। इंस्पेक्टर नायक ने एक मास्क और एक गोली का खोखा एसपी भावना के सामने मेज पर रख दिया। सचिन ने मेज पर रखे मास्क को देखकर कहा, यह तो बिल्कुल वैसा ही मास्क है जैसा उस नकाबपोश के चेहरे पर था जो उस रात हमारे घर में घुस आया था। आर यू श्योर मिस्टर सचिन?
यस मैम। इंटरेस्टिंग। आपको इस केस से संबंधित कोई क्लू मिला नायक? नहीं मैम, हमलावर ने बहुत ही मुफीद जगह चुनी थी गोली चलाने के लिए। उस आधी बनी हुई बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, ना ही कोई आता जाता है, इसलिए हमें वहाँ से कोई चश्मदीद गवाह या किसी तरह का कोई क्ल्यू नहीं मिल पाया। नायक की बात सुनकर भावना सोच में पड़ गई और उसने कहा, फिर उसने मास्क क्यों पहना हुआ था? यानी उसे खुद के पहचाने जाने का डर तो था। वह जो भी था, शायद उसे इस एरिया के लोग अच्छे से पहचानते हैं। खैर, तुम ऐसा करो नायक, सिंघानिया विला के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दो और ध्यान रहे उस हमलावर को तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके मैम। मिस्टर सचिन, वो जो भी है कानून के हाथों से नहीं बच पाएगा। थैंक यू एसपी साहब, सचिन ने कहा। गोली चलने वाली घटना के बाद राधिका बहुत सहमी सी रहने लगी थी। वो ज़्यादातर समय सुनीता जी के पास ही रहती थी। एक दिन राधिका के सो जाने के बाद सुनीता जी ने सचिन से अपने मन की चिंता जाहिर करते हुए कहा, वह हमलावर राधिका के साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहता है। हाँ मोम, पर वह कौन हो सकता है? सचिन ने उलझते हुए चिंतित स्वर में पूछा। शायद मृणालिनी का बेटा। अपनी मोम से यह नाम सुनकर सचिन ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा, मृणालिनी? कौन मृणालिनी? तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का आज का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़कर जाएं। धन्यवाद।